नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर। इस कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत होती हैं। यदि इन ताकतों से नागरिक डरने लगे तो निश्चित ही ये नकारात्मक शक्ति देश को कमजोर करेगी। ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कृत्य सामने आ रहे हैं, बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को समन देकर जबरन घर से उठाना, उनको मुर्गा बनाना, मारपीट कर दबाव डालकर मनचाहा बयान रिकॉर्ड करवाना, आजीवन जेल में सड़ने की धमकी देना, बिना खाना पानी के देर रात तक रोक कर रखना जैसे गंभीर शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना सीआरपीएफ को साथ लेकर छापामारी की गई। अधिकारियों से शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों को रॉड से भी पीटा जा रहा है, किसी का पैर टूटा है तो किसी को सुनाई देना बंद हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिससे भी पूछताछ हो उसकी वीडियोग्राफी जरूर हो। कानूनी तरीके से जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे और यदि ऐसी शिकायतें हमें आगे भी मिलती हैं तो राज्य की पुलिस कानूनी रूप से कार्रवाई के लिए विवश होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर एक ट्वीट भी किया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है। पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, फिर उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के को लूटने का काम किए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? और अगर आज मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोगों के ऊपर जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो इतना मुख्यमंत्री जी को कष्ट क्यों हो रहा है? कानून को और दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज कई रैलियों को संबोधित किया। भावनगर के पालिताना में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में जब गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे तब स्मृति ईरानी ने सड़कों पर विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन आज गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपए हैं और सब चुप हैं। आजकल राजनीतिक भाव भी चल रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। और एक नेता जो दिल्ली से उड़ के आते भावनगर में 4-3 बार तो आ चुके, चौथे बार यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उनको कोई भाव नहीं मिल रहा है। इस समय बेभाव हो गए। मैं आपसे सवाल कुछ करना चाहता हूं, क्या आपके प्रदेश में देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, रसोई गैस की कीमत बढ़ी हुई है, केरोसिन का भाव बढ़ा हुआ है। पहले जब 400 रुपया था ना शक्ति भाई, तो स्मृति ईरानी हेमा मालिनी गैस सिलेंडर लेके बैठती थी। तो गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए सीएम भूपेश बघेल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसाया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम हमने देखा है। गुजरात में भी प्रचार का वही परिणाम आने वाला है। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का दावा किया है। प्रबल नेता पर आरोप लगाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सारे षड्यंत्र का एक इतिहास रहा है। के जो मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, अन्य राज्य हो, उसमें उसका परिणाम हमने देखा है। इस चुनाव का भी परिणाम वैसे ही आने वाला है। भानु प्रतापपुर चुनाव भी हम पूरी गंभीरता से, पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में है और जिस प्रकार से अब तक के समाचार आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम भानु प्रतापपुर विधानसभा। और अब सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा देते हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम बिजनेस अचीवर्स छत्तीसगढ़ लगातार जारी।
एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील कैसे करना, पर जैसे ही इंस्टिंक्ट आता है मेरे पास मैं कर देता हूँ। मुझे याद है कि मैं जब मूवी के सेट्स पे होता हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मेरी वैन के बाहर कोई अगर वॉचमैन हो, कोई लाइटमैन हो, कोई कैमरामैन हो, जिस जिसके लोगों की परेशानी होती है तो उनके रिलेटिव्स पहुँच जाते हैं और मिलते हैं। तो हम लोग बड़े लोगों के साथ जुड़े हम लोग करते हैं, एजुकेशन के साथ बड़े लोग मैं यहाँ पे देखा, मेडिकल के लोग हैं, हॉस्पिटल्स वाले हैं। सो मैं कभी किसी को फ़ोन करते समय झिझकता नहीं हूँ। सो लोग पूछते तेरा काम कैसे होता है, तो मैं बोलता हूँ कि आई डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। कि अगर मैं किसी को नहीं भी जानता, हम लोग हमेशा झिझकते कि मैंने भाई साहब को फ़ोन किया कि सर इस बंदे का इलाज कराना है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आप डिस्काउंट देते हैं, उसका इलाज हो जाता है। फिर दोबारा एक दूसरा 2 बंदे और आ जाते हैं, मैं फिर फ़ोन करता हूँ उनको, भाई साहब उनका इलाज कराना है। जब तीसरी बार कराना पड़ता है मैं बोलता हूँ यार मैं क्यों बार बार एहसान लो, बंदा बोलेगा यार तू रोज़ फ़ोन करने लग जाता है। सो हम लोग फ़ोन नहीं करते उनको। मैं आज भी 100 दफ़ा फ़ोन करता हूँ, मैं आज भी उनको बोलता हूँ कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, मुझे इसकी मदद करनी है, आप बताओ कैसे मेरे साथ जुड़ोगे। तो इस तरह डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल कॉलेजेस, टीचर्स सब जुड़ने शुरू हुए और मेरे पास जितने ब्रांड्स आने शुरू हुए। मैं बड़ा पहले जब मैं एक्टर बना, पॉपुलर तो हुआ, मैं अपने मैनेजर से पूछता था यार नाम तो बड़ा हो गया यार, ब्रांड्स नहीं आते, जैसे जो एड्स वैड्स करते हैं वो आनी चाहिए, उससे बड़े पैसे बनते हैं। तो बोलता है यार हाँ सब सर आते हैं, पर क्या ना कई लोग बोलते हैं कि सोनू ना नेगेटिव रोल करता है तो हमारे ब्रांड में सूट नहीं करता, बंदा बढ़िया पर उसकी ना इमेज थोड़ी सी बनी हुई है, एक विलन प्ले करता है ऐसा। मैं क्या अच्छा ठीक है बहुत चलने दो। और जब कोविड शुरू हुआ और जो भी मैं कर पाया उसके बाद आप विश्वास मानिए, जो मैंने 18-19 साल से जितने मैंने ब्रांड्स देखे मैंने सारे के सारे साइन किए, 5-10 गुना ज़्यादा से साइन किए और उन सब को चैरिटी के काम में लगाया। मैंने अगर मोबाइल फ़ोन का ब्रांड साइन किया, शाओमी का था, बहुत बड़े एक्टर्स उसके पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने बोला कि नहीं हमें सोनू चाहिए। तो मैं बोला यार मेरी फीस तो बाद में, पहले बताओ हम लोग साथ में मदद कैसे करें। तो हमने 5,500 मोबाइल फ़ोन्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोगों को गिफ्ट किए। जब पेंट का ब्रांड आया तो हमने 17-18 विलेजेस पेंट किए। जब एलईडी का ब्रांड आया हमने 16-17 विलेजेस के अंदर पूरी की पूरी विलेजेस में हमने एलईडी लाइट्स लगानी शुरू की। स्टील ब्रांड साइन किया, हमने ई रिक्शास बांटने शुरू किए। तो जो मैंने ब्रांड्स साइन किया मैंने उनका मेजर चंक जो है मैंने गरीबों की मदद के लिए लगाना शुरू किया। मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते थे यार सोनू यार बड़ा अच्छा आप काम करते हो, हम चाहते हैं कि आप आके हमारी कॉर्पोरेट में या हमारी कंपनी में आके एक मोटिवेशनल स्पीच देकर जाओ तो बड़े अच्छे हो जाएंगे। मैं क्या अच्छा ठीक है सर मैं तो आ जाऊंगा आपके लिए, आप बताओ क्या करोगे। तो सर हम तो मतलब वैसे ही चैरिटी का काम करते हैं, हम तो आप आएंगे तो बस इंस्पायर हो जाएंगे। तो मैं कहना आप पहले बताओ, आप देश का हॉस्पिटल चुनो, आप देश का डॉक्टर चुनो, आप देश का कोई भी चुनो, आपको अपोलो में देना है, आपको बैल्को में देना है, चुनो आप डायरेक्टली उस हॉस्पिटल के अंदर इतने पैसे भरो। जो मैं मरीज भेजूंगा पता नहीं मैं किसको भेजूंगा और कब भेजूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपका काम करके जाऊंगा, चलिए चैरिटी शुरू करें। जब हम बैठेंगे उस मंच पे हम बोलेंगे कि यार भैया इसके कारण हम इतने लोगों की जान बचा पाए। तो धीरे धीरे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड था, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड था, उसमें एक हलचल सी हुई कि यार ये जब भी जो चीज़ मांगते बोलता है यार दे दो चैरिटी को। तो उसके कारण जिन ब्रांड्स ने नहीं भी मेरे बारे में सोचा था वो लोग भी आए और उनके साथ हम मिलके बहुत सारे लोगों को बचा पाए। बहुत शानदार बात सोनू जी ने कही और जोरदार तालियां बजती भी हैं इस उनकी सोच के लिए। बाहर की दिक्कतों की तो हमने बात की कि उनको आप हैंडल कर लेते हैं, आप बिजी भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गए होंगे कोविड में, क्योंकि आप लगातार बाहर निकल रहे थे, मुंबई में तो बहुत फैला था। घर से छत्तीसगढ़ की बेटी आपकी धर्मपत्नी, वहाँ से क्या सहयोग मिल रहा था? क्या वहाँ से भी कोई शिकायत आती थी कि घर में तो टाइम आप कम दे पा रहे हो? वो मुझे जानती बड़ी अच्छी तरह, उसको पता कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रोज बोलती थी यार तू अभी रोज बाहर जाते हो, इतना कोविड, एक आदमी नहीं था मुंबई में, महाराष्ट्र में उस समय बहुत था। तो मैं बोलता था बस ये आखिरी बार जाना है, कल ये 2 ट्रेन चला दूँ, ये 2 ट्रेनों में भेज दें, उसके बाद कल से नहीं जाऊँगा। और फिर अगले दिन मैं निकल जाता था। तो उसने देख लिया था कि ये नहीं रुकेगा। मुझे चिंता ज़रूर होती थी क्योंकि मेरे घर पर भी बच्चे थे छोटे, मुझे फैमिली था और सीरियस थी बीमारी, तो मुझे डर ये ज़रूर लगता था कि मेरे कारण कुछ गलत ना हो जाए। मैं तो इसलिए मैं उनसे घर में रहता था लेकिन मिलता नहीं था, दूर दूर से हम लोग देखते थे। पर जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वो मेरी वाइफ को बड़े रोज़ फ़ोन करते थे, यार ये ना पक्का कोविड बिल्डिंग में लेकर आएगा, ये सबको ख़राब करेगा।
तो उसके चक्कर में हमारे जो फ्लोर है, जिस फ्लोर पे मैं रहता हूँ, उस पर कोई गुस्सा नहीं था कि यार ये पक्का कोविड लेके बैठा होगा यहाँ पे। सो आई थिंक दैट वाज थिंग। और जब धीरे धीरे उनकी भी मदद होनी शुरू हुई और उनके पहचान वालों की मदद होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल केसेस हों, चाहे वो दवाई पहुँचाने के केसेस हों, तो फिर लोगों ने बोला कि यार मतलब जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, शायद चलो करने दो यार। सो आई थिंक धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। सुनो, कुछ आपकी काम की भी बात करते हैं, फिल्मों की हम बात करेंगे। यहाँ पर साउथ की फिल्में भी आपने बहुत बड़ी तादाद में की हैं, बॉलीवुड में भी की हैं। एक ट्रेंड अभी आपने देखा होगा कि बातें होती है कि बॉलीवुड की फिल्में पिट रही हैं, साउथ की चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे वजह है? बहुत सारी अलग अलग वजह इसकी निकाली जा रही है। देखिए, मुझे लगता है अच्छी फिल्में हमेशा चलेंगी। अगर फिल्म नहीं चली है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छी नहीं होगी या एंटरटेनमेंट में वो जस्टिस नहीं किया होगा। ये बात हो सकता है कि कई एक साथ फिल्में आई हो, नहीं चली हो, पर आप मुझे एक फिल्म का भी एग्जांपल दे दें। आपने बोला कि ये बड़ी कमाल की फिल्म और नहीं चली, ऐसा नहीं होगा, वो फिल्म अच्छी नहीं होगी। अगर साउथ की फिल्म चली है, मैंने तो साउथ की भी 50 फिल्में की होंगी, तभी भी साउथ की फिल्में बड़ी कमाल की बनती थी। तो मुझे लगता है क्योंकि अभी OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लोगों को घर बैठे बैठे इतना कंटेंट मिला है, एक्सपोजर ज़्यादा हो चुका है। सो इट्स अ चैलेंज फॉर द फिल्म मेकर्स और एक्टर्स कि आप ऐसी कहानी चुने जिसके कारण लोग वो एफर्ट डालें थिएटर्स में जाने की या आपको टीवी पे देखने की। कुछ आपको कमाल होना पड़ेगा। मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ, फिल्म का टाइटल है फतेह और साइबर क्राइम के ऊपर फिल्म है। नेक्स्ट मंथ हम लोग रोल कर रहे हैं। मैं करीबन 1.5 साल पहले रोल करने वाला था पिक्चर। तो मैंने स्क्रिप्ट पे काम करते मेरे प्रोड्यूसर्स बोलते यार शुरू करते। मैं क्या नहीं, जब तक वो एकदम कड़क नहीं होगी और मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्म को देखने लोग थिएटर्स में आएंगे, तब तक मैं वो शुरू नहीं करूंगा। अभी हम लोग फाइनली उसके लिए रेडी हुए, अगले मंथ हुए। ईश्वर करे हम लोग अच्छी फिल्म बना पाए, लोगों को एंटरटेन कर पाए। पर मुझे लगता है कि जब तक अंदर से उस सच्चाई की का अटेम्प्ट नहीं होगा, तब तक फिल्में नहीं चलेंगी। वो आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी जरूरी है फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स एंड फॉर ऑल द एक्टर्स। एक वजह कल्चर भी मानी जाती है कि साउथ की फिल्मों में कल्चर बड़ा अच्छे से पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, दिखाया जाता है, लोग पसंद कर रहे हैं। और बॉलीवुड में शायद उसकी कमी महसूस की जा रही है। आपको भी लगता है? देखिए, मुझे लगता है रूटेड सिनेमा हमेशा चलेगा। हमारी जो कल्चर है, क्योंकि हम आजकल इतना व्यस्त हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे, आगे भी तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच कुछ और बड़ी खबरों का हम रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की है और ये मन की बात कार्यक्रम का 95वां संस्करण था। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को सुना। इसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम का ये कार्यक्रम काफी ज्ञानवर्धक होता है, इससे लोगों को रचनात्मक काम करने की प्रेरणा मिलती है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी रचनात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में जो देशवासी अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां और ऐतिहासिक काम जो करते हैं, देश दुनिया में घट रही घटनाएं, देश दुनिया में हो रहे परिवर्तन और रचनात्मक कामों को देशवासियों के साथ साझा करते हैं। एक तरफ जहां यह हम सब के लिए ज्ञानवर्धक होता है, वही हम सबको प्रेरणा भी मिलती है कि हम भी कुछ रचनात्मक काम करें। और इधर रायपुर में निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी आंदोलन पर हैं। प्रदेश भर के 170 से ज्यादा निकायों के कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ठेका प्रथा बंद करने, नौकरी की सुरक्षा और नियमितीकरण उनकी मुख्य मांगे हैं। मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर कर्मचारी ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। सर, हम ये आज पहली बार कर रहे हैं जहां पूरे 170 नगरीय निकाय के कर्मचारी, जितने प्लेसमेंट कर्मचारी है, सब संगठित हुए हैं। अगर आज शासन कुछ हमारे लिए नहीं करती है तो हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और जितना संभव हो सके कोशिश करेंगे कि हमको सरकार नियमित करे। समस्त पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा नगरीय निकाय कर्मचारी यहाँ 3 सूत्रीय मांगे हैं हम लोगों की। सबसे प्रथम मांग है हमारी कि हमारा जो ठेका प्रथा है, जो प्लेसमेंट है, इसको बंद किया जाए और हम नगर निगम में समायोजन करते हुए एक नियत अवधि में 10-15 साल की एक अवधि निर्धारित करते हुए इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, जो वादा की है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी अपने जन घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 और बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि ठेका प्रथा बंद। और अब खबर धमतरी से है, जहां सिहावा के लोग पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं।
अब तक जब किसी ने उनकी मांगों की तरफ सुध नहीं ली है तो ग्रामीणों ने महानदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। बिजली समस्या, स्वास्थ्य सुविधा, बैंक नहीं होने की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम पिछले 6 दिनों से हमारी 4 मांगे हैं जिस पे हम धरना पे बैठे हैं। हमारी 4 मांगे हैं, 3 मांगे हैं जो बहुत ही नेसेसरी है। स्कूल में प्राचार्य की मांग है, अस्पताल में रेगुलर MBBS डॉक्टर की मांग है, हमारे विद्युत विभाग में जेई की मांग है, जूनियर इंजीनियर की मांग है, और एक मांग है बैंक की। बैंक हमारे सिहावा में 15-20 साल पहले था और दुर्भाग्य ये है कि आज की स्थिति में हम बैंक के लिए तरस रहे हैं। हाँ, पूर्व सीएम हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी, वे पहले यहाँ घोषणा करके जा चुके हैं, घोषणा किए थे कि यहाँ बैंक खोला जाएगा। उसके बाद हमारे वर्तमान सीएम बघेल जी, उन्होंने भी पिछले साल घोषणा किया कि यहाँ पे बैंक खोला जाएगा। 2 सीएम के घोषणा होने के बाद भी यहाँ बैंक नहीं खुल रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम ये विधानसभा 56 है लेकिन यहाँ हम विकास के लिए तरस रहे हैं। आज प्रदर्शन का कौन सा दिन था और किस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया? आज प्रदर्शन का 6वां दिवस था। प्रथम दिवस तो हमने चक्का जाम करने की कोशिश किया लेकिन शासन प्रशासन कहीं न कहीं हमें रोकने की कोशिश की। उसके बाद हम शालीनता से चक्का जाम करते आए लेकिन हम अब बैठे बैठे तंग आ गए। और अब बात करेंगे सरगुजा की, जहां पर 6 साल के बच्चे की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी में पुलिस को बताया है कि पारिवारिक रंजिश में भतीजे की हत्या की है। धौरपुर थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद मासूम की गला दबाकर हत्या की और घर से कुछ दूर जमीन में बच्चे को दफना दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। आगे बढ़ते पेंड्रा से बड़ी खबर है। मरवाही के करगी कला में एक सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रकर के बीच टक्कर हो गई है। दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। और नेपाल के पोखरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के किक बॉक्सिंग खेल में कोरबा के लाल ने गोल्ड मेडल जीता है। मेडल जीतकर वापस लौटने पर खिलाड़ी नेरबा निवासी राजेंद्र निर्मलकर का परिजनों और समाज के लोगों ने जमकर स्वागत किया। अभी किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल नेपाल पोखरा में गया था जिसमें मेरे को फर्स्ट रैंक मिला है, गोल्ड मेडल। छत्तीसगढ़ से हम लोग टोटल 20 लोग थे जिसमें से 16 लोगों को मेडल लगा है, जिसमें से 6 ब्राउन्स लगा है, 6 सिल्वर लगा है और बाकी 5 गोल्ड लगा है। सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। मेहनत करते रहोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे। मैं भी 8 सालों से मेहनत कर रहा था, फाइनली आज इंटरनेशनल खेल के आया हूँ। लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा। और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव पर फिल्म बनाई जा रही है। राजपाल की बायोपिक का नाम शबरी है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पखांजूर के इरपानगर महाराष्ट्र बॉर्डर पर कोटरी नदी तट पर फिल्म की शूट की जा रही है और फिल्म में बचपन का प्यार फेम सहदेव राजपाल के किरदार में नजर आने वाला है। शूटिंग के लिए राजपाल कल पखांजूर पहुंचेंगे।